जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक छोटा-सा रिव्यू लेकर आए हैं, यानी कि एक शॉर्ट रिव्यू लेकर आए हैं एक शॉर्ट फ़िल्म के लिए, जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुई है 2013 में और उसका नाम है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। ये शॉर्ट फ़िल्म क्यों बनाई गई और इसमें क्या-क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, इस फ़िल्म के लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन है कि जनवरी में ये प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया गया था, जिसमें रोald दाhl की जो 4 स्टोरीज़ हैं उनका उसका ये टोटल प्रोजेक्ट था और वो 4 स्टोरीज़ थी द स्वान, रैट कैचर, पॉइजन एंड द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर, जिसमें से ये एक पार्ट है। इसके अलावा बाकी तीनों के ऊपर अलग अलग बन चुकी हैं फिल्में। आप उसको नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग में इसको फीचर फिल्म के तौर पर ही ख़बरों में सामने लाया गया, या ख़बरों में ये फीचर फिल्म के तौर पर आती रही, जबकि फिर इसके डायरेक्टर जो है वेस एंडरसन, उन्होंने इसकी तरदीद की और बताया कि नहीं, ये शॉर्ट फिल्म ही बनाई गई है और उसे शॉर्ट फिल्म ही रहना है। इसका दुरानिया तकरीबन 39 मिनट्स का है और एक छोटा सा प्लॉट है और इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं और उनको उन्हीं के थ्रू जो है प्लॉट को डिफ़ाइन किया गया है। टेक्निक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसकी स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें नरेटर हमें जो है वो स्टोरी बता रहा है जो कि उसने लिखी है। हेनरी शुगर जो है उसको एक डायरी मिलती है, पर्सनल डायरी, जो सबकॉन्टिनेंट के एक डॉक्टर की है और उसमें वो अपने तजुर्बात शेयर कर रहा है। और उसमें एक अनोखा तजुर्बा ये था कि एक शख्स उसे एक दिन मिलने के लिए आता है और वो जाना जाता है एज अ पर्सन हु कैन सी विदाउट हिज आइज़, कि वो अपनी आँखों के बगैर जो है आसानी से आम लोगों की तरह देख सकता है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो बहुत ज़्यादा इंट्रीग होता है कि मैं इसके बारे में जानूँ। इमदाद खान का नाम है उस शख्स का, जो कि बाद में बताता है अपने सफ़र के बारे में कि वो सर्कस में जाना चाहता था, लेकिन किस तरह उसको सफ़र के दौरान में योगी मिलता है, जो कि बहुत सालों की रियाजत के बाद आखिर उसको सिखा देता है ये पावर कि वो किस तरह से बग़ैर आँखों के भी आसानी से देख सकता है। इस डायरी में डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर तमाम तरीके या वो तमाम मशक़ें और ड्रिल्स जो हैं वो लिखी थी, जो कि इमदाद खान ने उसको बताई थी कि किस तरह उसने इन तमाम चीज़ों को करने के बाद आखिर ये पावर जो है अपने पास ली थी। हेनरी शुगर इससे बहुत इम्प्रेस होता है और वो ये सोचता है कि अगर मैं भी ये पावर ले लूँ तो मैं बहुत आसानी से पोकर जो है वो जीत सकता हूँ और बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। चुनांचे वो उसी ड्रिल्स के ऊपर, जो कि डायरी में नोटिन है, वो खूब मेहनत करता है और बहुत अरसे के बाद आखिर उसको भी ये पावर मिल जाती है, जिसके थ्रू वो ख़ासा पैसा कमाता है। लेकिन इन तमाम अरसे में उसको एकदम से ये फ़ील होना शुरू होता है कि उसको कुछ बहुत अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, या जिसको हम कहते हैं कि हकीकी खुशी उसको नहीं मिल रही है और वो इन पैसों से कुछ भी अच्छा अटेन नहीं कर पा रहा, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो रहा था। जैसे वो क्विट करता है खेलना और जो अपनी रकम है वो ऐसे ही लोगों में देना शुरू कर देता है। इसके लिए एक बहुत प्यारा सा उसके अंदर सीन बनाया गया है, जब हेनरी शुगर जो है अपने टेरेस पर जाता है और वहाँ से पैसे जो है वो नीचे सड़क पर फेंक रहा होता है, तब एक कांस्टेबल जो है वो आकर उसकी थोड़ी सी सर्जनिश करता है कि इस तरह से पैसे ज़ाया करने से बेहतर था कि तुम कोई वेलफेयर का काम करते। और तब हेनरी शुगर को आइडिया आता है कि वाई नॉट, कि अगर मेरे पास ये पावर है और मैं इससे बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ खासतौर पे पैसा, तो मैंने उसको बेहतर काम में क्यों नहीं लगाया। चुनांचे वो दोबारा से खेलना शुरू करता है और बहुत पैसा कमाता है और फिर अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे हॉस्पिटल्स और वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस जो है वो बनाता है। मैंने इसको बहुत मुख्तसर करके और बहुत ही जर्नलाइज्ड फॉर्म में आपको बताया है। डिटेल में हमेशा नहीं बताती, क्योंकि उसके लिए आपको फ़िल्म देखना जो है वो बेहतर है आपके लिए। आप उसको देखिए तो आप उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। चलो जी, ये छोटा सा प्लॉट है जिसमें नरेटर जो हैं वो रोald दाhl है, क्योंकि एक्चुअली रोald दाhl ने जब लिखी हैं तो वो नरेटर ख़ुद होते हैं, मुसन्निफ़ होते हैं, और इसका किरदार जो है वो रिफ फाइन्स ने किया है। हेनरी शुगर जो हैं वो बेनेडिक्ट कम्बरबैच है इसके अंदर। इमदाद खान जो हैं वो बेन किंग्सले हैं और देव पटेल जो है वो डॉक्टर है जिसमें शामिल है। अब ये छोटा सा प्लॉट है और इस छोटे से प्लॉट को एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में रखा गया है। और ऐसा क्या था इसके अंदर बताने के लिए, या क्या चीज़ थी जिसको वेस एंडरसन जैसा डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट करना चाहता था और उसने पूरे 4 स्टोरीज़ का प्रोजेक्ट जो है वो पकड़ा। इस पर बात करते हैं। वेस एंडरसन अमेरिकन डायरेक्टर हैं और इनके बारे में एक मुकम्मल वीडियो जो है वो हम अलग से बनाएंगे, जिसमें इनकी टेक्निक्स के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि इनको एक बहुत ही जाना पहचाना नाम जो है वो ये है एक्सेंट्रिक सिनेमा के। ये अपनी एक्सेंट्रिसिटी जो है डायरेक्शन के अंदर, ये सिनेमाटोग्राफी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आपके लिए एक एग्जांपल जो है वो उनकी बहुत खूबसूरत फिल्म थी द ग्रैंड होटल ऑफ बुडापेस्ट, और इसमें भी आपको सेम टेक्निक मिलती है, यानी कि आप ये फिल्में देखकर बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वेस एंडरसन की ही बनी हुई हैं। अब इसमें कुछ बहुत हैवी प्लॉट भी नहीं था,
और बहुत कोई प्रोफाउंड या फ़िलोसॉफ़िकल थीम नहीं है इसमें। बेसिकली सिर्फ रोडेल जो है उनकी स्टोरीज़ को लिया गया है। रोडेल की स्टोरीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हैं। बच्चे बहुत शौक़ से इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते भी हैं। बहुत सारे जो हैं वो फ़िल्म्स में जो है वो पिक्चराइज़ कर दी गई हैं। इसके अलावा स्कूल सिलेबसेस में भी बच्चों को ये लगाई जाती हैं। इसमें आपके सामने मैटिल्डा भी है और इस तरह बहुत सारी आपको मिलती हैं। रोडेल की जो एक ख़ुसूसियत है वो ये है कि ही नरेट्स क्वाइट फ्रेंडली। ऐसा लगता है कि जैसे कोई फ्रेंड आपसे जो है बातचीत कर रहा है। इसके अलावा इमेजरी जो है वो इट कीप्स ऑन मूविंग इन योर माइंड, और वो मुसलसल आपके माइंड में चल रही होती है। और अल्फाज जो हैं वो बहुत निपे तले होते हैं और डायरेक्ट जो बताना चाह रहे हैं, जो कि प्लॉट में कहना चाह रहे हैं या सब प्लॉट्स में कहना चाह रहे हैं, वो बहुत आसान अल्फाज में बताया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो बच्चों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा है कि इट इज़ फुल ऑफ वोकैबुलरी। बच्चे से वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। कैरेक्टर्स या कैरेक्टराइजेशन कैसे की जाती है, ऑफ कोर्स इसके अंदर एडवेंचर भी होता है, इसके अंदर मिस्ट्री भी इसमें नज़र आएगी आपको। इसमें बहुत सारे फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं जो कि काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। देवमालाई कहानियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं क्योंकि दिस और स्टोरीज़। लेकिन उसको बताने का अंदाज़ जो है वो इतना मॉडर्न है और इतना फ्रेंडली है और इतना सिंपल है कि बच्चे और बड़े सभी इसको पसंद करते हैं। तो यही चीज़ हमें इसमें नज़र आती है। और अगर आप इसको देखें तो मुझे लगता है कि वेस एंडरसन ने बेसिकली रोडेल की बुक्स को या स्टोरी को सिर्फ मूविंग फॉर्म दे दी है, यानी रीडिंग से हटकर अल्फाज जो हैं वो ज़िंदा कर दिए हैं स्टेज पर। इसकी तमाम डायरेक्शन या सिनेमाटोग्राफी जो है वो कम्प्लीटली इंटायरली थिएट्रिकल है। जैसे स्टेज के ऊपर है, स्टेज बनाए जाते हैं और जब स्टेज को हमने चेंज करना होता है थिएटर में तो वो किस तरह से मूविंग होते हैं, इसको ऐसे ही रखा गया है। सिर्फ एक डिजिटल कैमरा के आगे आप इसको मूव करते हुए देख रहे हैं, आप खुद से वहाँ थिएटर में नहीं बैठे। सिर्फ इतना फ़र्क इसमें नज़र आता है। लिमिटेड कैरेक्टर्स के थ्रू बात की गई है। प्लॉट देखिए तो बहुत निपतला है। नरेशन के साथ साथ सिर्फ स्टोरी की उसी प्लॉट्स को या उन्हीं मूवमेंट्स को या प्रोग्रेस को, बल्कि कहना चाहिए कि प्रोग्रेस को दिखाया गया है, जिसके ज़रिए स्टोरी आगे चल रही है कि हेनरी शुगन की स्टोरी जो थी वो क्या थी, वो कौन था, उसने क्या किया और उसका एंड जो है वो फिर कैसे होता है और किस तरह से वो इस काम के लिए मशहूर हुआ था। इसको जब नरेट किया गया है तो एक चीज़ आप इसमें देखिए कि यूनिक स्टाइल जो है एडिसन का, क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं कि वो एक्सेंट्रिसिटी में आप ये समझ लें कि इज़ क्वाइट कैपेबल। और इसके हिसाब से इसमें सबसे मज़े की जो चीज़ मुझे लगी वो शिफ्टिंग ऑफ स्टेज थी। जो बैकग्राउंड्स थे वो जिस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं और ये चीज़ तो सभी ने नोट की होगी कि ऑफ कोर्स उसको रखा ही इस तरह गया कि टोटल स्टोरी ऑफ कोर्स मेक बिलीव है, लेकिन इसके बावजूद इसमें एक ही जगह पर वाइल नरेटिंग आपके पीछे जो है वो सारे के सारे स्टेज या बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये मूविंग बैकग्राउंड्स एक तो थोड़ा सा देखने वाले के लिए एक डिफरेंट रखता है, लोग इसको इंटरेस्ट से देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक ब्यूटी जो मुझे लगी इस बैकग्राउंड की कि ये इट्सेल्फ बाकी कैरेक्टर्स के साथ स्टेज पर एक कैरेक्टर के तौर पर आया। मुझे ये लगा ज़ाती तौर पर कि ये स्टेज की जो पीछे बैकग्राउंड था वो इट्सेल्फ एक कैरेक्टर था जो कि मुसलसल स्टेज के ऊपर बाकी कैरेक्टर्स के साथ काम कर रहा था। इससे ये हो रहा था कि जैसे जैसे आप जल्दी से शिफ्ट करते हैं तो आप जिस तरह प्रोग्रेस करवा रहे हैं कहानी को या कैरेक्टर्स को कि अब ये चेंज आया है, अब ये चेंज आया है, अब ये टर्न आया है, उसके साथ साथ जैसे ही वो चेंज आना शुरू होता है तो वो सिनेरियो पे इम्पैक्ट को बढ़ाता है। एक और चीज़ जो इसमें नज़र आती है वो मोस्टली 80 या 90 का म्यूज़िक है जो कि एंडरसन अक्सर अपनी फ़िल्मों में इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो आपने नोट की होगी वो है बहुत ही लिमिटेड कलर स्कीम इस्तेमाल की गई है, कॉस्ट्यूम्स में भी, स्टेज पे भी, बैकग्राउंड के ऊपर भी, इन तमाम चीज़ों में। मोस्ट ऑफ द टाइम एंडरसन ने इसी टेक्निक को इस्तेमाल किया है जिसमें कलर्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड रखे हैं और उन्हीं के थ्रू वर्कआउट सारा का सारा किया है और इससे सीन जो है ब्यूटीफाई होने के साथ साथ इन्हांस होता है क्योंकि आपका फोकस जो है सिर्फ उन्हीं कलर्स पे होगा जो कि उस सिनेरियो में मैग्नीफाई कर रहे हैं उस स्पिरिट को या उन सेंटिमेंट्स को या जो क्रक्स उसमें दिया जा रहा है। तो इसमें भी आप देखिए कलर्स क्लियरिंग हैं लेकिन हर सीन में या हर बैकग्राउंड में बहुत लिमिटेड किस्म के चंद कलर्स के साथ ही काम किया गया है। इसको ओवरऑल जो है एक बड़ा पैलेट ऑफ कलर्स जो है वो नहीं दिया गया।
ये खासा है एंडरसन का जो कि इसको यूनिक बनाता है, और इसी वजह से ये फ़िल्म जो है क्रिटिकली एक्लेम्ड की गई। इसको क्रिटिक्स ने भी सराहा। शॉर्ट थी, ज़्यादा वक्त नहीं लिया, कम कैरेक्टर्स थे। इसके साथ साथ जो एक चीज़ थी कि नरेशन का जो स्टाइल था, जो डायलॉग डिलीवरी थी, दैट वाज क्वाइट फ्लैट एंड प्लेन। ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे था कि जैसे आप रोड डाल की जो बुक है उसको पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते वो अल्फाज जो है आपके सामने खड़े हो गए हैं, और वो अल्फाज जब आप पढ़ रहे होते हैं आपके जहन में इमेजरी शिफ्ट हो रही होती है, वो अल्फाज फ्लैट फॉर्म में आपके पास आ रहे होते हैं, और उसी तरह इनको सामने लाया गया है। और ये सिंपली एक छोटी सी कोशिश थी रोड डाल की स्टोरीज़ को बुक से, किताब से निकाल कर सिंपली अलाइव कर देना। मुझे लगा है कि ये स्टोरी की पिक्चराइजेशन नहीं थी, ये स्टोरी इट्सेल्फ पर्सोनिफाई हुई है विद द कैरेक्टर्स, विद डायलॉग्स एंड विद द बैकग्राउंड इमेजरी। तो ये टेक्निक जो है इसने अपनी बाकी जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी इस्तेमाल की है। मेरी ज़ाती राय में तो ये एक बहुत अच्छी काविश थी थिएटर को या स्टेज को रिवाइव करने की दोबारा से, और आप घर बैठकर उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। और एंडरसन की टेक्निक वाकई ही बहुत वर्केबल है, और उसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया है। जिन्होंने देखी है उनको अंदाज़ा हो चुका होगा, जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर देखिए। आपको ना सिर्फ पसंद आएगी, ये एंटरटेनमेंट भी है और बहुत खूबसूरत फिल्म है। इसको देखिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी अच्छे रिव्यू के साथ।